स्क्रीन शेयर कर दें आप, ताकि हम वो लिसनिंग टेस्ट मॉक शुरू कर सकें। जस्ट वेट में 5 मिनट्स, मैं लाइव स्ट्रीम करने की ट्राई कर रही हूँ। अगर हो जाता तो फिर वहीं से कर लेते ठीक है मैम, कोई प्रॉब्लम। हैं। मैम अगर सेशन लाइव नहीं हो रहा तो आप मीटिंग को रिकॉर्ड ही कर लें, तो हम रिकॉर्ड करके सेशन को बाद में अपलोड कर देंगे। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की है, हो रही है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हो रहा है, आप सिर्फ स्क्रीन शेयर कर दें ताकि हम मॉक टेस्ट को शुरू कर सकें। ठीक है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैम, अब हो रही है स्क्रीन। कल हमने लिसनिंग का ओवरव्यू देख लिया था, आज हम टेस्ट से शुरू करेंगे। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है अभी, कल के लेक्चर के मुतालिक। सर जी, कल की जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं मिली, किधर गई पता नहीं। सर कल लेक्चर रिकॉर्ड नहीं था हुआ, इस वजह से। अच्छा अच्छा। तो ओवरव्यू में क्या ओवरव्यू दिया है, थोड़ा सा 2 मिनट सर के। हमने 4 मॉड्यूल्स डिस्कस किए थे कि उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 4 मॉड्यूल में। 4 मॉड्यूल लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग होते हैं, जिसमें से हम पहले वीक में लिसनिंग को कवर करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस होते हैं। और सेकंड वीक में हम रीडिंग को कवर करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट के ज़रिए। और तीसरा मॉड्यूल होता है राइटिंग का, जो कि जिसमें हमने राइटिंग के 2 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, और हम उसको भी डिस्कस करेंगे वीक थर्ड में। और वीक फोर में हम स्पीकिंग को डिस्कस करेंगे कि स्पीकिंग के कौन से क्वेश्चंस आते हैं हमें, या फिर वो कौन से 3 पार्ट्स होते हैं जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। तो आज हम लिसनिंग का टेस्ट एक करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ओवरव्यू हमने कल बता दिया था कि इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और अच्छे से पता लग जाएगा कि वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे उसका पैटर्न होता है पेपर का। ओके अगर सर, क्लियर है, थैंक। कोई और क्वेश्चन नहीं है किसी। जी जी सर। जी सर। और इसमें मैं बस एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारे पास इसमें 4 सेक्शंस होते हैं बेसिकली। तो जो फर्स्ट 2 सेक्शंस होंगे वो आपके सोशल जो है इवेंट से रिलेटेड होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं, या इंटरव्यू के लिए कोई डिटेल्स ले रहे हैं, तो इस टाइप की जो है वो रिकॉर्डिंग होती है। उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और जो 3 और 4 होता है वो एजुकेशनल होता है। तो फर्स्ट में जो सेक्शंस होते हैं उसमें आपके पास सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगी। और सेक्शन 4 में भी इसी तरह ही होता है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड सेक्शन होगा उसमें आपके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, मैप्स होती हैं, और लेबल द डायग्राम भी आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है। एमसीक्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैचिंग आ सकती है।
एंड मैप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीजें हैं। जी मैं अब टेस्ट को चला सकती हूँ। ओके, ये जो हमारे पास जो है ना, ये वाली फर्स्ट टाइप है, लिसनिंग सेक्शन 1 है, और इसमें ये देख भी सकते हैं कि सारे जो है ना इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो ये मैंने बुक 11 खोली है और उसका टेस्ट 1 है। तो यहाँ से आप, मैं इसकी रिकॉर्डिंग प्ले कर देती हूँ, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अहमद, आई थिंक सबसे पहले इनको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो फिर मैं ये प्ले कर दूँ। मैम आपने ये पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रही हैं? हाँ जी, 1 से है, सेक्शन 1 है, अरे पार्ट 1 है, और यहीं से चले स्टार्ट। मैं बता देता हूँ। जब भी आपने ऐसे क्वेश्चंस, जो भी आपने पार्ट की प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले आपने ऊपर उसके लिखी हुई डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़नी है। ये सबसे पहले लिखा हुआ है, जो आपने फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है वो स्टेटमेंट हाईलाइट हुई होगी। वन वर्ड एंड और अ नंबर। इसका मतलब है कि एक वर्ड और एक साथ नंबर हो सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि एक डेट है 14 मई। 14 मई, ये एक नंबर और एक वर्ड, ये इसकी एग्जांपल है। और इसमें अकेला वर्ड भी लिख सकते हैं और अकेला एक नंबर भी हो सकता है। मतलब कि ये तीनों सिनेरियोज हो सकते हैं। तो आगे हम जैसे जैसे आंसर्स को सुनेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर लिख के प्रैक्टिस होके पता लग जाएगा। मैम आप प्ले कर दें रिकॉर्डिंग को। ये सबसे डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होती है कि ये आप पढ़ लें ऊपर सबसे पहले। अच्छा, बेसिकली इसमें जब आपको ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो इसी तरह से आपको बताया जाएगा कि ये जो कॉन्वर्सेशन है वो किसके बारे में है। तो आपने सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है कि आपने लिखना क्या है, उसमें वन वर्ड है या नंबर है या क्या उसके इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले आपने इसको क्लियर कर लिया। सेकेंडली आपने इसकी हेडिंग देखनी है, यानी जो टॉपिक है वो क्या है। अब जैसे यहाँ पे वो बता रहा है कि हायरिंग अ पब्लिक रूम, तो इसमें बेसिकली क्या है कि आप जो कॉन्वर्सेशन होगी यहाँ पे जो हमें सुनाई जाएगी, उसमें जो चीजें डिटेल में बात करेंगे वो ये होगा कि आपने एक पब्लिक रूम को हायर करने जाना है, ठीक है। तो अब उसके बारे में ये सारे के सारे जो है वो 10 क्वेश्चंस होंगे। अब उन्होंने टाइम में हमें कहा है कि सबसे पहले आप फर्स्ट से 6 तक क्वेश्चंस को देख लें। अब फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले क्या देखना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन जहां पर है आपने डायरेक्ट उसी पे जंप कर जाना है। आप एग्जाम्पल, वैसे तो अब जो न्यू टेस्ट है उसमें एग्जाम्पल्स नहीं आती हैं। ये पुराने टेस्ट हैं 11 से ऑनवर्ड, जो कुछ पुराने टेस्ट हैं उसमें एग्जांपल्स आती हैं, तो आप ये वैसे देख सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि वहां पे टाइम नहीं होगा तो आपने डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना है और वहां पे देखना है। अब जैसे यहाँ पे ये है कि द डैश रूम सीट्स 10। अब यहाँ पे आप रूम को हाईलाइट करोगे। रूम का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब वो रूम का नाम आपको बताएगा कि कौन सा रूम है जिसके अंदर इतनी सीट्स हैं। अब कुछ सिनेरियोज में ऐसे भी होता है कि रूम का अगर तो ऑब्वियस वर्ड है, ठीक है, जैसे किंग्स रूम है या इस तरह, तो वो उसकी स्पेलिंग्स आपको नहीं बताएंगे। अदरवाइज अगर कोई ऐसा मुश्किल सा लफ्ज है तो फिर उसके स्पेलिंग्स वो आपको जो है वो डिक्टेट करते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको लिख लोगे। तो ये एक तरह से जो है आपके पास फ्री के मार्क्स होंगे कि जो आप उन्होंने डिक्टेट करना और आपने जल्दी जल्दी उसको टाइप कर देना है। तो ये आपने सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेना है और आपने ये देख लेना है कि इसके पास इसमें किस तरह का आंसर आ सकता है, ठीक है। इसी तरह आपने सेकंड का भी, थर्ड का भी और सिक्स तक आपने देख लेने सारे क्वेश्चंस। अब जैसे यहाँ अगर हम सेकंड क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने यहाँ पे पाउंड लगाया है। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर यहाँ पे कोई अमाउंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे किस तरह की पेमेंट रिक्वायर्ड है वो आपने लिखना है। तो अब मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर रही हूँ, उसमें सबसे पहले वो इस एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि एग्जाम्पल को डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद वो जो है वो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करती हूँ तो play मैम करती ये जो हाइलाइटर है, हूँ। ये इस वेबसाइट पे है या आपने खुद को इंस्टॉल किए हुए है? नहीं, ये वेबसाइट पे नहीं है, ये मीटिंग हमने स्टार्ट की हुई है तो इस वजह से हाईलाइट हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। ओह तो सही है, सही।
हाँ, तो आपने जब पेपर करना है तो जस्ट आपने इसको माइंड में रखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में वो इस रूम, यानी एडजेक्टिव यहाँ पे आ रहा है, बेसिकली रूम के साथ किस टाइप का रूम है या क्या नाम है, वो एडजेक्टिव यहाँ पे आना है। तो वो आपने रिकॉर्डिंग जब सुननी है ना, तो आपने इस बात पे ध्यान रखना है कि वो जैसे ही ये लफ्ज बोलेगा आपने वैसे ही लिख देना। ये इस वजह से क्वेश्चन आपने ऐसे किए। तब मैं इसको प्ले करती हूँ। एग्जाम्पल को पहले वो बताएगा। मैम इसकी आवाज नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग की नहीं आ रही? नहीं मैम। ये मीटिंग में शेयर करनी पड़ती है मैम, जी। इनकी सिस्टम की वॉइस जो है मीटिंग में शेयर करनी पड़ती है। कहाँ से? मैम जहाँ से आपने स्क्रीन शेयर की थी वहाँ पे सेटिंग में होगा ऑप्शन कि आप अपनी वॉइस भी शेयर कर सकती हैं, जो कंप्यूटर की होती है। स्क्रीन तो यहीं से शेयर की हुई है ना। सेम है सिस्टम, आई थिंक ये वाली होगी। मैम उनमें शो नहीं हो रहा, आप चेक कर लें वहाँ। अब आ रही है? अब आवाज आ रही थी? नहीं मैम अभी भी नहीं आ ओके। यस आई थी मैम, ओपन करना, एक बार आई थी। नहीं, आ रही है? नहीं, ओके, नहीं। लेट। मैम जूम की सेटिंग पे जाएं, जहाँ से आपने स्क्रीन शेयर की है वहाँ पे जाएं जरा। अहमद, वो तो यहीं से है। मैं ऐसा करती हूँ कि फोन पे अपने ये लगा लेती हूँ ऑडियो और वहां से कर लेती हूँ। जस्ट give me- चेक कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता मैम वो फिर क्लियर सुनाई देगी। मिल नहीं रहा ये, जो जहां से आपने स्क्रीन शेयरिंग की वहीं पे होता है माइक का भी ऑप्शन, और दूसरा उसका यहीं से स्क्रीन शेयर की हुई है ना। वॉइस का। वहाँ पे तो- हाँ जी, जहां से यहाँ से स्क्रीन मेरे शेयर की सेम। है ना, उसी को क्लिक उसी पे। मैम आप जूम की सेटिंग तो खोलें, यहाँ पे अपेयर ही नहीं हो रही हमारे साथ। यही आ रही है ना, अभी भी नहीं आपको आवाज आ रही? नहीं मैम आवाज नहीं आ रही। आप इस तरह करें, एक दफा आप ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें, दोबारा चलाएं, तो फिर शायद आ जाएगी। वो फिर वो ऑप्शन ऑन कर लें। अब यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन पे कह रहे हैं कि मैं क्लिक करूँ? मैम कंप्यूटर ऑडियो का ऑप्शन होगा, शेयर एडवांस में जाके चेक कीजिएगा, कंप्यूटर ऑडियो एडवांस ऑप्शन में। तब तक किसी का आइल्स के मुताल्लिक कोई जनरल क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है।
यहाँ पे तो नहीं शो हो रहा। चलिए मैम, आप इस तरह करें फिर कि वो आई शेयर करें स्क्रीन एक दफ़ा। क्योंकि मैंने कंप्यूटर पे भी कर दिया है उसको, लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहा। आप स्क्रीन शेयर करें अभी। यहाँ से भी मैंने ये सिस्टम उस पे कर दिया, बट स्टिल ये आ रहा है कि लीव कंप्यूटर ऑडियो। मैम अब चलाएं ज़रा टेस्ट को। मैम आइल सिमुलेशन की वेबसाइट अगर ट्राई कर सकती हैं आप तो वो चला लें। कौन सी? आइल सिमुलेशन। चलिए मैम चला लें लिस्टिंग टेस्ट। मैम वही लिसनिंग टेस्ट ही चलाना था। हाँ वो हो लिसनिंग। रहा है, लोड हो रहा है। चलें ठीक। वैसे इसकी आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है, लेकिन ये बहुत कम आ रही है आवाज़। ये क्योंकि उसके आउटर स्पीकर की आवाज़ आ रही है। हाँ ये फोन में से मैंने स्टार्ट किया, अब ये लोड नहीं होगा। चलें आप ऐसे करें कि इग्नोवेट पे ही जा दें। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं इस तरह देख के। क्वेश्चन समझा लेते हैं ताकि बाद में फिर जब ऑडियो चलेगी तो हम कोशिश करेंगे कल इसको एक मॉक टेस्ट दे लें। हम पहले क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं। यहाँ पे मैम क्वेश्चन टाइप्स का ऑप्शन होगा, आप वो दिखा दें ताकि सारे क्वेश्चन की टाइप्स हम अच्छे से देख लें। फिर हम कल को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इग्नोवेट की वेबसाइट पे ये आएंगे तो यहाँ से ये आप कंटिन्यू करेंगे? मैं कर देता हूँ मैम। अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टाइप्स में बच्चों को मसला होता है, तो आप इग्नोवेट की वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हर क्वेश्चन टाइप को स्पेसिफिकली भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और पूरे पूरे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं जिसमें सब क्वेश्चन टाइप्स होती हैं जैसे कि एक्चुअल टेस्ट में होती हैं। तो आइल्स सिमुलेशन की वेबसाइट भी वो भी अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि उस पर पूरा टेस्ट ही होता है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब कोई एक क्वेश्चन टाइप मैम आप खोल दें ताकि फिर मैं बता दूं उसके बारे में। कोई भी मैम खोल दें। अच्छा ये देखें, ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर वो उसकी जो स्पीकर की वॉइस चलेगी और उसमें वो इन चीज़ों के बारे में बात करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द कम्युनिटी प्रोजेक्ट। तो वो बात कर रहा होगा स्पीकर, तो वो बीच में ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेगा। मिसाल के तौर पर वो कैटल ओनर के बारे में कैस्टल ओनर के बारे में भी बात करेगा, नेशनल चैरिटी के बारे में भी बात करेगा और लोकल काउंसिल के बारे में भी बात करेगा। लेकिन हमने उस चीज़ को गौर से सुनना है ताकि उन चीज़ों में कंट्रडिक्शन होती है कि वो कभी कहेगा कि जो कैस्टल ओनर है उसने इसको खरीदा लेकिन वो यहाँ रह नहीं सका, उसने बेच दिया इसे। तो उसके बाद नेशनल चैरिटी को हैंड ओवर किया उसने, और उसके बाद आखिर में लोकल काउंसिल ने इसे बाय किया और
उसने कम्युनिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो हम इसको गौर से सुनेंगे और उसके बाद उसका आंसर करेंगे। ठीक है, आगे मैम नीचे क्वेश्चन टाइप ये नीचे कर लें जरा क्वेश्चन की स्क्रीन। उसके बाद इसी तरह ये क्वेश्चन आगे है, हाउ वाज द गोल्ड कॉइन फाउंड। अच्छा, अगर आप इसमें ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं कि क्वेश्चन आप जब वो स्पीकर बोल रहा हो तो आपको समझ आ जाए, तो आप कोशिश करें कि आप चीज़ों को हाईलाइट कर लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको तीनों जो ये डिस्क्रिप्शन लाइंस हैं इनमें डिफरेंस पता लग जाए। तो फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर आसान आसान होता है हमारे लिए कि एक आंसर को सिलेक्ट कर लेना। जब हमने हाईलाइट किया होता है और स्पीकर बात कर रहा होता है, तो जो कंट्राडिक्टरी लाइन होती है वो हमारे फोकस में फौरन आ जाती है कि ये तो नहीं है, तो बाकी दो लाइनों में से एक आंसर होगा। तो फिर हम जब वो और बोलता है तो फिर हमें समझ लग जाती है कि ये आंसर होगा, तो इस तरह क्लियर हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप मेन चीज़ को हाईलाइट कर लें। जैसे कि इसमें तीनों लाइंस में सबसे पहले ए में हम देखते हैं कि हैवी रेन हैड रिमूव्ड सम ऑफ द सोइल। हैवी रेन और सोइल ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो सकते हैं। उसके अलावा बी में द ग्राउंड वाज डग अप बाय वाइल्ड रैबिट्स। तो डग और वाइल्ड रैबिट्स ये इंपॉर्टेंट लाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं। और उसके बाद सी ऑप्शन में अ पर्सन विद द मेटल डिटेक्टर सर्च द एरिया। मेटल डिटेक्टर और सर्च ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो सकते हैं इस लाइन में। तो हम इनको हाईलाइट करेंगे और जब वॉइस चल रही होगी तो हम फिर जो स्पीकर बोलेगा उसके मुताबिक ही आंसर को सही समझकर और वो लगाएंगे। मैम आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिसमें सर ज्यादा। जी सर। जो रियल टेस्ट होता है उसमें भी हमारे पास कंट्रोल होता है कि हम उसको पॉज कर सकें और नहीं या सर, एक बार हमें स्टार्ट कर। बिल्कुल भी वो पॉज नहीं होता। लेकिन वो पॉज होता है सिर्फ जब एक क्वेश्चन, मिसाल के तौर पर एमसीक्यूज क्वेश्चन की ये टाइप्स हैं, ये 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, तो वो फिर स्टॉप हो जाएगा। जब वो मुकम्मल हो जाएगा वो थोड़ी देर के लिए स्पीकर रुकेगा और उसके बाद वो नेक्स्ट शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे ऑप्शन नहीं होता जैसे यहाँ पे पॉज का ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि आप आइल्स सिमुलेशन की वेबसाइट पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें कोई पॉज नहीं होता। इससे जैसे कहते नहीं कि एक आदत बिगड़ जाती है बच्चे की, वैसे अगर हम ये ज़्यादा यूज़ करें तो आदत बिगड़ जाती है हमें। फिर ऐसे होता है कि हम पॉज करके और टाइम लेके और डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन रियल टेस्ट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा टाइम लेकर डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। कोशिश करें कि आप डिस्क्रिप्शन के मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, इससे फ़ायदा होता है आपको। रियल टेस्ट में आपके पास काफ़ी बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्टिव लाइंस होती हैं। जैसे ये बड़ा क्वेश्चन है, अब वो तकरीबन थर्ड पार्ट में इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं और हमारे पास 30 सेकंड का टाइम होता है कि हम उनको पढ़ लें और कीवर्ड हाईलाइट्स कर लें, और उसके बाद वो शुरू कर देता है स्पीकर बोलना। तो 30 सेकंड में कम से कम 6-7 क्वेश्चन हैं, उनकी लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन हैं, उनको पढ़ना और उनको हाईलाइट करना ये फिर मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करें कि जल्दी जल्दी हम इसको कवर करें, तो हाईलाइट कर लें या फिर उसको जल्दी से पढ़ लें। तो फिर स्ट्रेटजी क्या है सर? 30 सेकंड में मुझे लगता है पढ़ता तो कोई नहीं होगा। तो सर फिर ऐसे किया जाता है कि जो क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप पहले 4 क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, तो वो आप पढ़ लें, और बाकी जो 2 या 3 क्वेश्चंस रह जाएं तो उनको आप जब वो स्पीकर्स बोल रहा हो तो तब आप वहां पे शिफ्ट कर दें। ये मैं तो जैसे इसकी जैसे एक मैंने प्रैक्टिस की है वो पर्सनल है, इसलिए बता हम्म, रहा हूं। जी। इसकी एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि आप ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे ये द आर्टिकल्स, आप इसमें से ना रीड करें डायरेक्टली। आप जैसे यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव एंशियंट विलेज, जैसे इस तरह से पढ़ते जाए, तो तब आप जो है वो टाइम पे मतलब सारे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। अदरवाइज अगर आप ये आर्टिकल्स और हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर नहीं हो सकता। अगर किसी को क्वेश्चन है एमसीक्यूज की क्वेश्चन टाइप के बारे में तो वो पूछ ले, नहीं तो हम दूसरी क्वेश्चन टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। मैम आप दूसरी क्वेश्चन टाइप के बारे में वो ओपन कर लें क्वेश्चन। अच्छा, मैप लेबलिंग के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं अगर आप पूरे फोकस के साथ इसको समझ लें एक दफ़ा।
इसमें हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम हाईलाइट कर लें, जो भी ये इसमें ऑप्शंस होते हैं उनको हाईलाइट कर लें अच्छे से, अगर ये ऑप्शंस काफ़ी बड़े हैं। अगर छोटे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है। जी मैम, आप सेशन ले सकती हैं, अगर आप न्यू भी हैं तो फिर भी सेशन ले सकती हैं। सॉरी सर, सर फिजान आप सेशन ले सकते हैं, क्योंकि आप न्यू भी हैं तो हमने कल ही अभी सेशन स्टार्ट किया है और हम पहले मॉड्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रैच से, लिसनिंग से। तो हम चारों मॉड्यूल्स कवर करेंगे 4 वीक में। मैम मैप ऊपर शो करवा दें ज़रा। ये मैचिंग वाले क्वेश्चन है, मैप नहीं है, मैचिंग है ना। ओके ओके सॉरी। तो ये सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर लेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो हम ये जो इंफॉर्मेशन के की पॉइंट्स हैं जब हाईलाइट करेंगे, तो जब स्पीकर बोल रहा होगा तो हमें पूरी पूरी इंफॉर्मेशन इस तरह पढ़ने के लिए मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी। जब हम हाईलाइट कर लेंगे तो हमारे पास ये एज होगा कि जब हम नीचे आंसर्स में से देखेंगे, जब वो स्पीकर बोल रहा होगा तो हमने मिसाल के तौर पर इंट्रोडक्शन और प्लेयर्स इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो जब वो बात करेगा इंट्रोडक्शन की तो हम फौरन ही उसके आंसर को मार्क कर लेंगे। और इस तरह नीचे हम जाएं, अ चेंज टू द डिज़ाइन ऑफ द गोल। तो चेंज डिज़ाइन की बात आई है, चेंज और डिज़ाइन हम इनको हाईलाइट कर लेंगे। तो जब वो स्पीकर बोलेगा तो ये हमारे लिए एक एज होगा कि हम फौरन उसको नीचे मार्क करके आंसर नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। ये इस तरह आसानी होगी। अगर किसी के पास इसके अलावा कोई सजेशन है तो वो भी ऐड कर सकता है, अगर आपने इस क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस की हुई है तो। की आवाज नहीं आ रही। मैम मेरी बात आ रही? हाँ जी, अब आ रही है। तो मैंने कहा कि अगर आप में से किसी ने भी इस क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस की हुई है तो आप अपना कोई सजेशन ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं तो इस तरह ही करता हूँ कि क्वेश्चन में ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लिया, और उसके बाद जब रिकॉर्डिंग प्ले होती है तो उसके बाद इसको देख देख के आंसर टिक करता रहता हूँ, तो इससे टाइम बचता है हमारा। और ये हमें बेनिफिट भी होता है कि जब हम आंसर्स दे रहे होते हैं हमें सारी पूरी पूरी डिस्क्रिप्टिव लाइंस नहीं पढ़नी पड़ती, क्योंकि फिर आदमी पजल हो जाता है कि क्योंकि कुछ ना कुछ सेम भी होती हैं बीच में लाइंस, तो फिर वो हमारी इंफॉर्मेशन गलत ना लग जाए आंसर में। तो फिर आप क्या करते हैं सर उसके लिए? उसके लिए सर मैंने बताया कि हम हाईलाइट कर लेते हैं स्पेसिफिक कीवर्ड्स को, और उसके बाद जब स्पीकर बोलता है तो हम नीचे आंसर्स में वो लगा देते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन टाइप से पहले थोड़ी देर के लिए वो जो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइम के लिए पॉज आता है। जैसे पार्ट 1 के बाद 1 मिनट का पॉज आता है जिसमें हम क्वेश्चन चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को, और नेक्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और फिर सेकंड पार्ट में इस तरह टाइम कम होता जाता है और लास्ट पार्ट तक आते आते टाइम बिल्कुल कम हो जाता है। वो जब पॉज होता है उसके दरमियान हम कोशिश करते हैं कि हम हाईलाइट कर लें, और जब स्पीकर बोले रिकॉर्डिंग प्ले हो तब हम फिर दोबारा आंसर्स को आसानी से लगा लें। तो समझ आ गई सर? हाईलाइट अपने दिमाग में करेंगे सर, या ऐसे वेब पे भी हो जाता है जैसे ये आपने किया अभी उस पोर्टल मुझे पे? लगता है मैम, मुझे लगता है कि ऑप्शन होता है हाईलाइट का उधर भी, अवेलेबल होता है, तो हाईलाइट कर सकते हैं आप वहाँ भी। अगर इस क्वेश्चन टाइप में कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप को चेक कर सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ये मैप के क्वेश्चंस आ गए हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट शुरू में ये क्वेश्चन टाइप लगती थी, क्योंकि वो 2-3 दफ़ा हमें घुमा कर बताता है, तो उतनी देर तक आदमी का फोकस लूज हो जाता है। लेकिन कोशिश करनी है कि आपने अपना फोकस बना के रखना है, तो आप इसमें से फिर वो आपको फौरन ही पता लग जाएगा कोई किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। इसमें वो डिफरेंट पॉइंट्स जैसे कि लेबलिंग की हुई है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ई, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट जी, पॉइंट एच और पॉइंट एफ। और उसने डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट चीज़ें भी लिखी भी हुई हैं। मिसाल के तौर पर
सबसे साउथ में कार पार्क है, और उसके बाद उससे आगे ओल्ड स्टेबल्स है, मतलब कि अस्तबल, और उसके आगे हाउसेस हैं, और राइट पे इसके लेक है, और लेफ्ट पे भी लेक है, और लेक से आगे थोड़ा सा ट्रीज हैं, और एफ पॉइंट से भी पीछे थोड़ा सा ट्रीज हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान से देख लेनी है, और जब स्पीकर बोलेगा तो आपने ध्यान से सुनना है। तो इसमें एक एज ये होता है कि वो ये लेक जैसे और कार पार्क और ट्रीज है, वो इसका भी जिक्र कर सकता है कि ईस्ट टू द लेक। ईस्ट टू द लेक का मतलब है कि पॉइंट बी जो लेबल में लिखा हुआ है, तो वो ऐसे हो सकता है। या फिर वो कह सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, गो स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम कार पार्क एंड गो टू द ओल्ड एस्टेबल्स वेयर दीज डिसेबल्ड एंट्री पॉइंट इज अवेलेबल। तो ओल्ड स्टेबल्स के पास जो पॉइंट है वो जी है, और अगर ये दो पॉइंट है जी और एच है, तो वो फिर कोई डायरेक्शन बता सकता है। मिसाल के तौर पर वो कहेगा कि नॉर्थ इन ओल्ड स्टेबल्स, तो नॉर्थ ओल्ड स्टेबल्स में पॉइंट जी बनता है। अगर आप डायरेक्शन को सही से देखें कि नॉर्थ उसके आगे है, तो वो पॉइंट जी बनेगा। अगर वो कहे कि साउथ ऑफ ओल्ड स्टेबल्स, तो वो ओल्ड स्टेबल के साउथ में पॉइंट एच आता है, जो कि लेबल में साफ जाहिर है। तो इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि आपने कंटिन्यूस उसकी आवाज़ को फोकस से सुनना है, ताकि आप पॉइंट्स को मिस ना करें। आपने एक भी पॉइंट को मिस कर दिया तो आप पजल हो जाएंगे, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट को भी मिस कर देंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप फोकस के साथ सुनते रहें, और उसके पॉइंट्स को जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे आप कर्सर को उस पॉइंट के करीब ले जाए। मैम नीचे करें आप जरा इसको, स्क्रीन को। अब जैसे कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, मैम थोड़ा सा ऊपर रखे ताकि वो मैप और क्वेश्चन साथ नजर आ जाए। चले, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फार्म शॉप, डिसेबल्ड एंट्री, एडवेंचर प्लेग्राउंड, किचन गार्डन्स, और द टेम्पल ऑफ फोर विंड्स। ये वो सारे पॉइंट्स बोलेगा, उसके बाद इनकी लोकेशन बताएगा मैप में। हम इसे गौर से सुनेंगे ताकि हम लोकेशन को मिस ना करें। जैसे जैसे वो बोलेगा, पहले वो फार्म शॉप की लोकेशन बताएगा, फिर वो नेक्स्ट मूव करेगा, वो डिसेबल्ड एंट्री की लोकेशन बताएगा, फिर एडवेंचर प्लेग्राउंड की लोकेशन बनाएगा। अगर आपने ज़्यादातर पार्क्स विजिट किए हों अपने आसपास घर के पास, या फिर कोई अच्छा पार्क हो, तो आप देखेंगे कि एडवेंचर प्लेग्राउंड ज़्यादातर होता है ट्रीज के पास। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन डी है, और लोकेशन ए, ज़्यादातर चांसेस होंगे कि प्लेग्राउंड यहाँ पे होगा, क्योंकि जैसे पार्क बने होते हैं वो इसी स्ट्रक्चर पे बने होते हैं कि जहाँ पे ग्रीनरी हो तो उसके पास प्लेग्राउंड होता है, और फार्म शॉप भी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे ट्रीज वगैरह हो और ग्रास हो, ग्रीनरी हो। तो ये थोड़ी सी टिप होती है किस्म की, कि जहाँ पे लोकेशन आपको जिस तरह के एक कॉमन सेंस की बात है कि इस लोकेशन पर ये चीज़ हो सकती है, तो आप गौर से सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसी पॉइंट पे वो चीज़ को वो बता रहा है। मैम आप नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है मैप्स की क्वेश्चन टाइप में, तो वो पूछ सकता है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो वो भी कोई पूछ सकता है कि सर मुझे ये बात समझ नहीं आई। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज ये ऐड करनी थी कि आप जब इस मैप्स की तैयारी करें क्वेश्चंस की, तो डायरेक्शनल prepositions को जरूर स्टडी कर लें, जैसे अक्रॉस द लेक, या फार एंड ऑफ, या नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। तो इस तरह के जो prepositional डायरेक्शनल prepositions है, ये जरूर आपने लाजमी कर लेनी है, तब आपके लिए ये जो मैप्स हैं ये बहुत आसान हो जाते हैं। जी सर, अब्दुलरहमान आप अपना क्वेश्चन कर लें। सर अब्दुलरहमान आप हैं? नो सर, इट्स ओके, क्लियर हो गया। मैम ने चलें, भी इसमें को बता दिया। जी मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट राइज किया कि आप लोकेशंस के बारे में पहले से अवेयर हो, ताकि आप ये पॉइंट को समझें कि वो क्या कह रहा है, अक्रॉस द लेक, वेस्टर्न पॉइंट और नॉर्थर्न पॉइंट, तो ये आपको समझ आ जाएगी। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप को हम डिस्कस कर लें।
चलिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इसी तरह इस क्वेश्चन टाइप में सबसे पहले ऊपर डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, ताकि आप मेन जो आंसर की रिक्वायरमेंट है उसे मिस ना करें। मिसाल के तौर पर वन वर्ड ओनली का मतलब है कि सिर्फ एक वर्ड हम लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम वर्ड्स नहीं लिख सकते। तो आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को चेक करते हुए और मद्देनज़र रखते हुए जब आंसर देना है तो हमने स्पीकर की वॉइस को फोकस के साथ ऐसे सुनना है कि हमें जो एक वर्ड का वो आंसर है वो मिल जाए। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये 4-5 लाइनें इकट्ठी हैं और वो डिस्क्रिप्टर किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ के जैसे कि इसमें उसने बताया कि हमने रिसर्च इन एरिया अराउंड द चैम्बी बर्ड सेंचुरी। इसमें वो स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करेगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड ऑफ प्री टू लोकल कम्युनिटी। जो यहाँ पे जो बर्ड्स के जो परिंदों के शिकारी होते हैं लोकल कम्युनिटी में उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में वो बात करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वो, अच्छा इसमें एक पॉइंट ये है कि ये जो आंसर्स होते हैं वो बहुत स्पीडी डिस्कस करता है, जो ये इस तरह की डिस्क्रिप्शन में होते हैं। बदरजे बाकी जैसे कि क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट 1 में और पार्ट 2 में इस तरह क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं पार्ट 3 में। तो उसमें वो ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस करता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप पूरे फोकस के साथ इसको सुने ताकि आपको कोई पॉइंट मिस ना हो। इसके लिए इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन है मिसाल के तौर पर, दे डिस्ट्रॉय डैश एंड अदर रोडेंट्स। तो इसके लिए आपको जो सिनोनिम्स हैं वो आने चाहिए। मैम आपको रोडेंट्स का मतलब पता है? नहीं, रोडेंट्स का तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको कोई वोकैबलरी नहीं भी आ रही टेस्ट में तो उसको जरूरी नहीं है कि आपको उसका मीनिंग आना चाहिए। जस्ट आप ये देखें कि रोडेंट्स अब यहाँ पे भी किसी तरह का एनिमल ही होगा या कोई मैमल होगा, कोई बर्ड होगा, तो मुझे जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे जी सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि डिस्ट्रॉय, वो किस चीज को डिस्ट्रॉय कर, बस। रोडेंट्स तक तो वो बात ही नहीं लेके जाए। जी। अगर आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं भी आता तो आपने कोशिश करनी है कि आप डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से सुने और आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लें। मिसाल के तौर पर आप डिस्ट्रॉय को हाईलाइट कर लें, तो अब उसके बाद जब भी वो बोलेगा, तो अगर वो पैराफ्रेजिंग में भी बोलता है तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि वो किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा है दे हेल्प प्रिवेंट फार्मर्स फ्रॉम बीइंग बिटन बाय डैश। तो इसमें वो बात कर रहा है कि वो फार्मर्स को बचाते हैं किसी चीज़ के काटे जाने से। तो आप इसको हाईलाइट कर लें और अगर आपको समझ आ गई है तो आप कोशिश करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन जब वो बोल रहा हो, जैसे भी बोल रहा हो, तो उसको आंसर को फोकस से सुन के और लिख लें। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह ही है और क्वेश्चन नंबर 6 तक वो स्पीकर बोलेगा और उसके बाद वो कहेगा कि उसके बाद वो पॉज लेगा और क्वेश्चन नंबर 7 to 10 वो उसके बाद थोड़ी देर के पॉज के बाद बोलेगा। उसमें आपने कोशिश करनी है कि जो आपके पास पॉज का टाइम होता है आप अपने स्पेलिंग को चेक कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ बच्चों की टाइपिंग अच्छी होती है तो वो टाइप कर लेते हैं और अक्सर हमारी टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है कि हम वर्ड को सही तरीके से नहीं लिखते। इसलिए पूरी कॉन्शियस तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्पेलिंग को गौर से देखें और हमें ज़्यादातर स्पेलिंग आते होते हैं लेकिन हमने लिखे गलत होते हैं। ज़्यादातर वो टाइपिंग की मिस्टेक होती है जल्दी जल्दी में, इसलिए पूरे कॉन्शियस तरीके से वो देखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक भी वर्डिंग गलत हुई तो वो आंसर मिस हो जाता है। और फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन में आपने कोशिश करनी है कि जो स्पीकर बोले वो ही एक्यूरेटली एज इट इज़ लिखना होता है। मिसाल के तौर पर वो जो भी लफ्ज़ बोल रहा है, बटरफ्लाइज बोल रहा है वो मिसाल के तौर पर, तो हमने बटरफ्लाइज ही लिखना है, बटरफ्लाई नहीं लिखना। या फिर वो बोल रहा है ब्रीथिंग, तो हमने ब्रीथ नहीं लिखना, ब्रीथिंग ही लिखना है, ING ही लिखना है। ये छोटी छोटी जो माइनर सी मिस्टेक होती हैं वो बहुत ज़्यादा बाद में मसला बनता है इसका। मैम आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, मैंने एक पॉइंट ये ऐड करना था कि कहीं पे आपको जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे इतने में जो परसेंटेज नजर आ रहे हैं कि जहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़े, तो कहीं पे हो सकता है कि वो जो आपके पास है ना ऑडियो ऑडियो में अगर आपको नहीं समझ आई कि इसके आंसर में, यानी जैसे अगर लेट्स सपोज फ्लोर है
तो उसने वहां पे फ्लोर बोला है या फ्लोर्स बोला। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई कि वो सिंगुलर था या प्लूरल था, तो आप क्वेश्चन को देखोगे। अगर वहां पे जो आगे है हेल्पिंग वर्ब, वो अगर इज लगा है या आर लगा है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। क्योंकि अगर आप इवन आपने पूरा जो वर्ड है वो फ्लोर ठीक लिखा है, लेकिन अगर आपने आखिर में एस नहीं लगाया, तो आपका आंसर गलत जो है वो कंसीडर होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी जो टिप्स हैं या जो रूल्स हैं, वो भी उसको स्टडी करना। जी ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको क्वेश्चन टाइप में इस तरह मिल जाता है, जैसे कि मैम ने एग्जांपल दिया, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स, तो टाइप्स के साथ एस लगा हुआ है, तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि जो अगला लफ्ज़ होगा स्पेसिफिक, मिसाल के तौर पर स्टोन्स है, तो उसके साथ भी एस ही होगा। तो आप फिर उस लिहाज से अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। मैम इसके अलावा क्वेश्चन टाइप, और अगर किसी को इसमें क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। इससे अलावा तो कोई क्वेश्चन टाइप नहीं है। जस्ट यही है कि एमसीक्यूज अभी हमने वन चॉइस वाले देखे थे, तो वहां पे एक और टाइप यही है कि आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं और आपने उसमें से 2 चूज करने होते हैं, तो वो भी बेसिकली एमसीक्यूज ही होती है। मैम वो तो वर्डिंग, वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम ए बी सी वर्ड्स हाईलाइट होते हैं और हमने नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स में वो ए बी सी पुट करने होते हैं। वो क्वेश्चन टाइप अगर आप, आप मैचिंग की आई थिंक बात कर रहे हैं, वो हमने दिखाए थे। जी मिशन, हाँ, मैचिंग की तो हमने दिखा दिया। चले ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक इस टाइप के बारे में तो वो पूछ सकता है, या फिर किसी भी क्वेश्चन टाइप्स के बारे में आपने अगर प्रैक्टिस की हुई है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मैम आप एक फुल टेस्ट खोल लें ताकि हम उस फुल टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस कर लें। मैम ये फुल टेस्ट है। हाँ जी, ये फुल है। चले जी इस तरह का टेस्ट होता है, और 30 मिनट के लिए वो बोलता है स्पीकर। हमारे पास 30 मिनट का टाइम होता है जिसमें स्पीकर बोलता रहता है और हमने अपने आंसर्स को फिल करना होता है। ये टोटल टाइम होता है, और इसमें बीच में वो पॉज भी लेता है और फिर वो स्पीकिंग स्टार्ट भी करता है, और ये टोटल टाइम 30 मिनट्स का होता है। मैम आप ऊपर थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग से कर देंगे स्टार्ट। ये जैसे कि यहाँ पे अब ये सबसे ऊपर वाली हाईलाइट बहुत जरूरी होती है पढ़ना। कंप्लीट द नोट्स बिलो, राइट वन वर्ड और अ नंबर। जैसे कि मैंने पीछे बता दिया है, वन वर्ड और नंबर का मतलब होता है एक वर्ड और साथ में एक नंबर हो सकता है, या फिर एक वर्ड हो सकता है, या फिर एक नंबर हो सकता है। ये तीनों स्टेरीज हो सकते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन की हाईलाइट कर सकते हैं। जब हम ये स्टार्ट होता है तो वो थोड़ा सा टाइम देता है कि आप क्वेश्चंस को देख लें, 1 to 6 या फिर 1 to 5। मैम नीचे कीजिएगा स्क्रीन को। तो 1 to 6 यहाँ पर क्वेश्चन है जिनको वो पहले डिस्कस करेगा, फिर वो पॉज लेगा थोड़ा सा, उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 7 to 10 तक वो बात करेगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि जो पहले पार्ट और सेकंड पार्ट को जल्दी से जल्दी कवर कर कर, तो हम जो नेक्स्ट पार्ट 2 है उसके क्वेश्चन को हाईलाइट कर लें, क्योंकि पार्ट 1 इतना टफ नहीं होता, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा मुश्किल हमें आती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गई है। ये क्वेश्चन है, इसमें हमने 2 आंसर्स देने हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 चॉइसेस हैं, 5 में से 2 आंसर सही होंगे, और ये इस तरह ये क्वेश्चन की वेटेज भी 2 होगी क्योंकि 2 आंसर्स देने हैं। इसमें उसने क्वेश्चन को लिखा हुआ है कि विच 2 थिंग्स डज द स्पीकर से अबाउट विजिटिंग द फुटबॉल स्टेडियम विद चिल्ड्रन। अब आपने जो जो चीज़ें उसने स्पीकर ने फुटबॉल स्टेडियम में विजिटिंग के दौरान चिल्ड्रन के बारे में कहा है कि फुटबॉल स्टेडियम में जब हम चिल्ड्रन के साथ विजिट करेंगे तो जो भी एक्टिविटीज़ वो बोलेगा उसने आपने गौर से सुनना है। मिसाल के तौर पर वो कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेगा ज़रूर, लेकिन वो बाद में उसे डिनाई कर देगा कि हम ये एक्टिविटी तो नहीं कर सकते क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं। तो उसके अलावा फिर वो बाकी पूरी बात मुकम्मल करेगा, और वो इनमें से 2 एक्टिविटीज़ हैं जिनको वो मतलब कि यस करेगा कि ये एक्टिविटीज़ हमने करनी है। मिसाल के तौर पर देयर इज़ अ कंपटीशन फॉर चिल्ड्रन टुडे, चिल्ड्रन विल नीड सन हैट्स एंड ड्रिंक्स। वो जो चीज़ स्पेसिफिकली बात करेगा कि चिल्ड्रन की ये एक्टिविटीज़ ज़रूरी है फुटबॉल ग्राउंड में, तो वो आपने टिक कर लेना है। इसको गौर से सुनना है। तो क्योंकि
ये क्वेश्चन टाइप होती है, इसमें दोनों क्वेश्चन एक ही है लेकिन दो आंसर हैं इसके, तो वो दो की वेटेज रखता है। मैम आप नीचे कर सकती हैं इसको, स्क्रीन को। एक मिनट, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रही थी कि इसकी जो स्ट्रेटेजी होती है एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस की, उसकी बेसिकली ये होती है कि आपने एलिमिनेशन मेथड को कंसीडर करना होता है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आपके पास अगर यहाँ पे 5 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो उसमें से जाहिर है 3 जो है वो गलत होंगे। अब 3 जो गलत है आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। लेट सपोज अगर स्पीकर फर्स्ट वाले की बात कर रहा है, अब गलत कैसे हो सकता है कोई भी एक ऑप्शन, या तो वो उसमें उसकी नेगेटिव कोई भी बात करे या ऑपोजिट बात करे। यानी अब यहाँ पे जैसे चिल्ड्रन कैन गेट देयर फोटो टेकन विद अ फुटबॉल प्लेयर, तो यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह वो एडल्ट्स की बात कर दे, तो इसका मतलब क्या है, और बाकी सारा वो सेम रखे। तो आपने उस एक पॉइंट को फोकस करते हुए इस ऑप्शन को पहले तो आपने ये देखना है कि इस पांचों में से वो किसकी बात कर रहा है। जब वो आपको आइडेंटिफाई हो गया कि वो एक ही बात कर रहा है, तब आपने देखना है कि ये सही बात कर रहा है या गलत कर रहा है। अगर गलत कर रहा है आप इसको क्रॉस कर दे, फिर आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जब आप इस तरह से एलिमिनेशन मेथड करेंगे, यानी फर्स्ट 3 आपको पता चल गए कि ये गलत थे, ऑटोमेटिकली आपके पास जो लास्ट 2 होंगे वो आप कहेंगे कि ठीक है। तो इस तरह से आपके जो गलती के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। एक ये चीज थी। एक और टिप मैं इसमें ये ऐड करना चाह रही थी कि कभी कभी ऑडियो में ये भी होता है कि जैसे लेट सपोज अगर वो बी और सी ऑप्शन की बात कर रहा है, तो वो दोनों की इकट्ठे जब बात कर रहा हो, यानी जैसे पेरेंट्स मस्ट स्टे विद देयर चिल्ड्रन एट ऑल टाइम्स और देयर कंपटीशन फॉर चिल्ड्रन टुडे, ठीक है। अगर वो और लगा रहा है या बट लगा के दो कोई भी जो दो ऑप्शन है उसको मिक्स कर रहा है एक ही बात कहने के लिए, तो वो दोनों ऑप्शन गलत होते हैं मोस्टली। तो आपने ये कुछ दो टिप्स थे जो मैंने इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक लिए थे। जी मैम, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया एलिमिनेशन पॉइंट के बारे में, क्योंकि ये काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। अगर आपको पता लग जाए कि कौन से आंसर गलत हैं तो आप राइट फिर डायरेक्टली चॉइस बन जाते हैं कि वही आंसर सही होंगे। उसके अलावा और मैम ये बाकी जी अहमद मैं चाह रही थी कि क्योंकि अब टाइम शॉर्ट है तो इनसे ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, क्योंकि बाकी तो हमने इनसे वो सारी चीजें बता दी हैं। और फाइनल टिप्स दे देते हैं क्वेश्चंस के बारे में। कल हम फिर पूरा क्वेश्चन जी मैम। मॉक कर लेंगे। जी मैम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, या फिर किसी का कोई सजेशन है तो वो भी वो दे सकता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं जस्ट इस चीज को ना समराइज करना चाह रही हूँ विद टिप्स एंड ट्रिक्स के हर सेक्शन में या हर क्वेश्चन के लिए आप बेसिकली करेंगे क्या। जैसे अगर हम फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट सेक्शन बेसिकली नोट्स कंप्लीशन है। तो नोट्स कंप्लीशन बहुत ही आसान आपका ये पहला जो होगा वो सेक्शन होगा। सेक्शन 1 और सेक्शन 4 इस तरह से है कि आपने इसमें तो टारगेट आपका यही होना चाहिए कि आपने इसमें 10/10 जो है वो लेने हैं। जब आपके पास 20 मार्क्स यहाँ से जो है वो सिक्योर हो जाते हैं, तो जो थर्ड सेक्शन होता है वो ज्यादा मुश्किल होता है। तो वहां पे अगर आप गलती के चांसेस रख भी रहे हैं, 3-4 आपकी गलतियां हो जाती हैं, देन भी आप 7-7.5 बैंड तक अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपका फर्स्ट सेक्शन और फोर्थ सेक्शन में तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सेकंड सेक्शन में एमसीक्यूज आते हैं तो वो सिंगल एमसीक्यूज होता है, या अगर डबल एमसीक्यूज भी आ जाता है तो वो इजी होता है। और मैथ्स अगर आ जाते हैं तो वो तो बहुत ही आसान होंगे। अगर आप डायरेक्शनल प्रपोजिशंस की अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज की मैंने आपको बता दी कि एलिमिनेशन मेथड के ऊपर फोकस करें। और नोट्स कंप्लीशन है तो उसमें जो ब्लैंक से पहले जो भी वर्ड है उसका हमेशा वो सिनोनिम यूज करेगा। तो जैसे ही वो सिनोनिम यूज करे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे आपका आंसर आने लगा, और जो भी वो वर्ड नेक्स्ट यूज करेगा आपने वो यूज कर देना, वही एज इट इज लिखना। और थर्ड चीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल्स की अगर मिस्टेक आप करते हैं तो वो भी आपके मार्क्स को रिड्यूस कर सकती है। तो आई थिंक यही फाइनल टिप्स हैं मेरी तरफ से। अगर आप लोग कुछ और ऐड करना चाहें तो कुछ। जी सर, अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। जनरली लिसनिंग के बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि हमें इस चीज़ में मुश्किल होती है या फिर वो समझ नहीं आती इस चीज़ की, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं और हम ये लर्न ही कर रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छे बैंड सिक्योर कर सकें। तो जैसे इसकी प्रैक्टिस होती है तो हमें चीज़ों के बारे में और आइडिया अच्छे तरीके से हो जाता है कि डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स में क्या वो ट्रिक्स आजमाता है, और डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स में हम कैसे वो ट्रिक्स को हैंडल कर सकते हैं या फिर हम
कैसे स्ट्रेटजी यूज करके ज्यादा से ज्यादा आंसर्स को सही रख सकते हैं। और इसमें ये भी है कि आप जो है ना आइल्स कैम्ब्रिज की ही बुक्स को यूज करें 11 to 20। और उसकी ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप 11 जो बुक है उसको कंप्लीट कर लें और उसके बाद 20 पे जाएं। इसी तरह 12 फिर 19 इस तरीके से करें, क्योंकि जो 19 to 15 से ऑनवर्ड है उसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है वो ज्यादा है। तो जब आप एक आसान करेंगे और एक थोड़ा सा मुश्किल करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। एक चीज है, और एक चीज थोड़ी सी अपडेट ये भी है कि सुनने में आ रहा है कि जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा अपडेट हुआ है। अब उसमें बेसिकली ज्यादा तो कोई चीजें चेंज नहीं हुई है। जस्ट यही हुआ है कि जो आपके एमसीक्यूज, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस में देखे थे कि बहुत लंबी लेंथी लेंथी स्टेटमेंट्स थी, तो अब वो उन्होंने शॉर्ट कर दिए। और जो स्पीकर है वो ज्यादा फ्लुएंट हो गया। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए यही है कि आप पॉडकास्ट सुने इंग्लिश में, एक स्पीकर की या दो स्पीकर्स की, और कभी कभी और जो लेक्चर्स हैं, एजुकेशनल लेक्चर्स होते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सिटीज के, वो आप सुने, तो उससे आपकी लिसनिंग अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ ये मैं कहना चाह रही थी कि अगर आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करें तो साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो चीज़ आप सुनते हैं वही आप बोलेंगे। तो जैसे जो जो चीज़ आप सुनेंगे आपने उस, और इस लिसनिंग के टेस्ट में आपने ये भी चीज़ करनी है कि आप सिर्फ आंसर्स ही ना उसके ऊपर फोकस करें, जस्ट इसके ऊपर ये भी फोकस करें कि वो किस तरह से वहां से वो चीजें जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करें, उसको बोलने की कोशिश करें। तो वही जो लिसनिंग आप सुन रहे हैं यहाँ पे टेस्ट में, उसी को फिर बोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्पीकिंग भी बेहतर हो जाएगी। और सब पार्टिसिपेंट्स के लिए कि कोशिश करें कि आप सेशन में पार्टिसिपेट भी किया करें, ताकि आपके भी वोकल्स ट्रेन हो जाएं बोलने के लिए। और जब आप एक्चुअल स्पीकर के सामने टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको हिचकिचाहट नहीं होगी बोलने में। आई कोड गुरु का यही मोटिव है कि आप चीज़ों को शेयर करके लर्न करें। और पार्टिसिपेशन में कोई हर्ज नहीं है, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई भी सजेशन या फिर क्वेश्चन हो तो उसके लिए इनकरेज किया जाता है कि आप उसको पूछें या पार्टिसिपेट करें। अच्छा मैम, आइल्स टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी की इंग्लिश आनी चाहिए पहले से? यानी कि क्या आपकी इंग्लिश का लेवल होना चाहिए तो हम स्टार्ट कर सकते हैं? मैम मैं काइंडली आंसर कर दूं इस क्वेश्चन का। जी सर, आप कर देंगे, मसला नहीं। सर आपने ग्रेजुएशन मुकम्मल की हुई है? जी सर। तो सर आपको, जो एक ग्रेजुएट को जितनी इंग्लिश आती होती है वो नॉर्मल होती है, वो उतनी ही चाहिए होती है, उससे ज़्यादा इंग्लिश हमें नहीं चाहिए होती। सही है। हमें सिर्फ स्पेसिफिक स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत होती है जो कि आइल्स टेस्ट करना चाहता है हमें। तो वो प्रैक्टिस होती है हमें, प्रैक्टिस के साथ आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उन चीज़ों के बारे में इल्म हो जाता है। एक एवरेज स्टूडेंट की इंग्लिश उतनी ही होती है कि जितने एक सर जफर अक्सर अपने सेशन में कहते हैं कि सिलिकॉन वैली में बैठे हुए जो लोग हैं उनमें जितनी एवरेज इंग्लिश होगी उतनी ही एक पाकिस्तानी ग्रेजुएट की इंग्लिश होती है, बल्कि उससे अच्छी होती है। तो इंग्लिश में इतना मसला नहीं है, हमें सिर्फ वो जो टेस्ट स्किल कर रहा है वो स्पेसिफिक उस पर फोकस करने की जरूरत। सर तो जस्ट आप प्रैक्टिस करें अपनी स्पीकिंग वो को, और बोल बोल के प्रैक्टिस कर करके उसके ऊपर फोकस करें। और लिसनिंग का भी यही है, जैसे मैंने आपको बताया, पॉडकास्ट को सुने और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जब आपकी लिसनिंग अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीकिंग भी बेटर हो जाएगी। अच्छा, लास्ट में मैं एक पॉइंट ऐड कर दूंगा, वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मुश्किल हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं बर्नआउट हो रहा हूँ या फिर एनर्जी नहीं है मेरे में, तो आप आइल्स की प्रैक्टिस को छोड़ सकते हैं और थोड़ी दिन के लिए या फिर थोड़े वक्त के लिए छोड़ दें। आप फिर स्टार्ट करें तो आप देखेंगे जब आप फ्रेश होके आएंगे तो आप और अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे और आपके बैंड्स की या फिर क्वेश्चन के आंसर ज़्यादा ठीक होंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इसलिए कोशिश करेंगे फ्रेश रहें और नॉर्मल रखें इस चीज़ को, इतना ज़्यादा प्रेशर ना लें कि आपकी एनर्जी ज़ाया ना हो। बाकी इंशाल्लाह हम कल के सेशन में बाकी जो मॉक टेस्ट है वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे और बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरह मॉड्यूल्स की तैयारी करके इंशाल्लाह हम अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करेंगे। अल्लाह हाफिज़।